डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पिपार्ड कोहेरेंस लेंथ के बारे में। कोहेरेंस लेंथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम सुपर कंडक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर कोहेरेंस लेंथ को समझने से पहले हमको एक और टर्म या टर्मिनोलॉजी समझने की ज़रूरत है जिसे हम कहते हैं स्किन डेप्थ, क्योंकि इसका भी बहुत यूज़ होता है कोहेरेंस लेंथ को समझने के लिए। तो जो स्किन डेप्थ है इसके लिए हमको स्किन इफ़ेक्ट को समझने की ज़रूरत है। स्किन इफ़ेक्ट होता है कि जो टेंडेंसी होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की कि वो किसी कंडक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि जो करंट डेंसिटी J की वैल्यू है ये सरफेस के पास ज़्यादा होनी चाहिए और ये धीरे धीरे जैसे जैसे कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है मान लीजिए, जैसे जैसे हम कंडक्टर के अंदर जाते जाएंगे तो जो करंट डेंसिटी है उसकी वैल्यू घटते जाएगी, यानी कि सरफेस पे ये ज़्यादा रहेगी और कंडक्टर के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। और ये कम कैसे होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे ये कम होगी। ठीक है, जो करंट है वो मेनली कंडक्टर के स्किन पे फ्लो होगा, एक ऐसे जगह पे, स्किन के पे यानी एक ऐसे जगह पे जो कि आउटर सरफेस और एक लेवल के बीच में होगा, तो वो कहलाता है आपका स्किन डेप्थ। और ये जो स्किन डेप्थ है ये डिपेंड करता है उस ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी जो करंट है ये सरफेस की तरफ जाते जाएगा, करंट सरफेस के ही तरफ जाते जाएगा और जिसकी वजह से जो स्किन डेप्थ है उसकी वैल्यू जो है वो आपकी कम हो जाएगी। और ऑल्टरनेटिंग करंट की ही जब बात कर रहे हैं तो जो आपका करंट डेंसिटी है J, ये करंट डेंसिटी की वैल्यू जो है जैसा कि हमने कहा कि इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे डिक्रीज़ होगी सरफेस से टूवर्ड्स इनसाइड, यानी सरफेस पे ज़्यादा होगी और अंदर की तरफ ये कम होगी। ठीक है, तो स्किन डेप्थ एक ऐसा डेप्थ होगा, इट इज़ अ डेप्थ जो कि जहाँ पर कि हम कह सकते हैं करंट डेंसिटी J की वैल्यू मात्र 37% होगी सरफेस के वैल्यू के। 37% यानी कि 1/E टाइम्स भी हम कह सकते हैं ऑफ वैल्यू एट सरफेस। तो स्किन डेप्थ यानी एक ऐसा डेप्थ जहाँ पर कि जो करंट डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है? ओनली 37% रह जाती है किसके? सरफेस के। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आगे कोहेरेंस लेंथ को। तो कोहेरेंस लेंथ को, जो पिपार्ड कोहेरेंस लेंथ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जो पिपार्ड थे उन्होंने कोहेरेंस लेंथ को एक्चुअली डिराइव करा था और उन्होंने कहा कि जो लॉन्डन इक्वेशन थे, इसके पहले हम लॉन्डन के 2 इक्वेशन ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो लॉन्डन का जो बाद वाला इक्वेशन था जिसमें J की वैल्यू आपको मिली थी -C/4 पाई लैम्डा L स्क्वायर इंटू A, ये वाला जो इक्वेशन मिला था, इससे हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि जो करंट डेंसिटी है वो किसी पॉइंट पे निकालनी है तो फिर हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमको A यानी कि वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू का पता हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मल मेटल की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल मेटल के केस में क्या हो जाता है कि जो मीन फ्री पाथ होता है, अब ये मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ जो है ये वो पाथ होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करना होता है 2 कोलिजन्स के बीच में, वो कहलाता है आपका मीन फ्री पाथ। 2 टकराव के बीच में इलेक्ट्रॉन ने जो पाथ ट्रैवल किया वो कहलाया आपका मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो नॉर्मल मेटल में जब मीन फ्री पाथ, मान लीजिए हम यहाँ पे कैपिटल L से इसको डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जब मीन फ्री पाथ जो है वो बड़ा होता है स्किन डेप्थ से, तो फिर जो J की वैल्यू है ना वो पूरी तरह से डिपेंड करेगी
कि कैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में वेरी करेगा, एक पूरे एरिया में या वॉल्यूम में ये वेरी करेगा, उस पर निर्भर करेगी जे की वैल्यू। ठीक, तो पिपार्ड ने डिफाइन किया इंट्रिंसिक कोहेरेंस लेंथ, जिसको उन्होंने इंट्रिंसिक कोहेरेंस लेंथ को पिपार्ड ने डिफाइन किया। उन्होंने इसको काई से डिनोट किया और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस है जहाँ तक कि सुपर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट कर सकती है। सुपर कंडक्टिविटी ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा अगर ये कोहेरेंस लेंथ अगर एग्जिस्ट करेगा तो जो लॉन्डन इक्वेशन था, जो पूरी तरीके से पेनिट्रेशन डेप्थ पे डिपेंडेंट था, उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी या लॉन्डन इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। क्यों मॉडिफाई होगा? क्योंकि जे जो है वो हमने बताया था लॉन्डन इक्वेशन में कि ए से रिलेटेड होता है। ठीक, तो वैसे तो जे पूरी तरह से ए से रिलेटेड, यहाँ इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो जे जो है वो ए से रिलेटेड है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ कंसीडर नहीं कर रहे हैं? हम ए के आसपास के रीजन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हमको अब की क्या करना होगा कि जो जे रिलेटेड है ना सिर्फ ए किसी पॉइंट पे बल्कि उसके आसपास के रीजन पे, और ये रीजन जो है इसका वॉल्यूम जो है वो हमको मानना होगा अप्रॉक्स chi0 के क्यूब के बराबर है। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होगा इस वॉल्यूम में, तो वो सुपर कंडक्टिविटी में एक साथ वर्क करेंगे और ऐसे वर्क करेंगे कि जो ट्रांजिशन है वो एकदम शार्प होगा। तो पिपार्ड ने कहा कि कोहेरेंस लेंथ एक लेंथ होगा, एक डिस्टेंस होगा जहाँ तक कि सुपर कंडक्टिविटी का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। और उन्होंने बताया कि ये जो लेंथ है इसको उन्होंने वेव फंक्शन के लिए, इससे उन्होंने जो सुपर कंडक्टर है उसके वेव फंक्शन को, वेव फंक्शन के कैरियर्स जो हैं वो कैसे अफेक्टेड होंगे वो बताया। और इस तरीके से वो अफेक्टेड होंगे कि जो पर्टर्बेशन है किसी एक पॉइंट पे वो कुछ एक डिस्टेंस तक के ही वो उसकी वैल्यू रहेगी। यानी कि इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें कि जे डिपेंड करेगा ए पे और वो एक पूरे रीजन पे होगा जिसका डायमेंशन chi0 से दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस chi0 के बारे में हमको कुछ वैल्यू तो निकालनी होगी, तो इसके लिए पिपार्ड ने कहा कि सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी के TC के बराबर होगी, सिर्फ वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इस फेनोमेना के लिए जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ऑकर कर रहा है। सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वेलोसिटी, जिनकी फर्मी वेलोसिटी VF होगी, सिर्फ वो ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये फर्मी वेलोसिटी क्या होगी? फर्मी वेलोसिटी तो हम सब समझते हैं कि फर्मी वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो हमारा फर्मी एनर्जी जैसे हम डिराइव करते हैं, या मैक्सिमम वाली वेलोसिटी हम कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि फर्मी वेलोसिटी। तो फर्मी जैसे हम ये जानते हैं फर्मियॉन्स क्या होते हैं। फर्मियॉन्स यानी कि दो फर्मियॉन जैसे हैं कि वो दोनों एक स्टेट को नहीं ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और इन स्टेट्स की अगर एनर्जी अलग अलग होगी तभी ये इनको ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तभी इन पे रह सकेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिल्कुल खाली सिस्टम है और उसमें हमको पार्टिकल्स को भरते जाना है, एक एक पार्टिकल को भरते जाना है। तो पहले खाली वाले जगह को ही भरेंगे जिसमें कम एनर्जी होगी। जब सारे भर जाएंगे तो फिर हमको एक एनर्जी ऐसी मिलेगी जिसको हम कहेंगे फर्मी एनर्जी, और वो होगी काइनेटिक एनर्जी किसकी? जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट होगा उसकी। और जो फास्टेस्ट फर्मियॉन होंगे जो कि
मूव कर रहे होंगे उसी काइनेटिक एनर्जी, उसी वेलोसिटी से जो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट वाले ऑक्यूपाइड स्टेट की मिली उसके वेलोसिटी को करस्पॉन्ड करते हुए जो मूव कर रहे होंगे वो कहलाएंगे, उनकी वेलोसिटी जो है वो कहलाएगी फर्मी वेलोसिटी। तो ऐसे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी वेलोसिटी हाईएस्ट वाली होगी यानी कि फर्मी वेलोसिटी होगी, तो वो इन्वॉल्व होंगे जिससे कि जो करस्पॉन्डिंग मोमेंटम है डेल पी से हम यहाँ पे अगर डिनोट करें तो उसका ऑर्डर होना चाहिए के टी सी अपॉन वी एफ के बराबर। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल हुआ करता था वो थोड़ा सा उसका जो शक्ल है वो बदल जाएगा, ये बन जाएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसको थोड़े और दूसरे फॉर्म पे लिखें तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर काई जो है उसकी वैल्यू a इंटू एच न्यू अपॉन के टी सी है तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई a एच न्यू अपॉन 2 डेल, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम ये लिख सकते हैं सीधे से काई ज़ीरो इज इक्वल्स टू 2h क्रॉस न्यू एफ अपॉन पाई डेल। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब हमारा जो लॉन्डन इक्वेशन है उसमें वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, उसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है एक तो वो बदल जाएगी और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे उनकी वेलोसिटी जो है सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास होगी फर्मी वेलोसिटी और जिनका मोमेंटम जो है वो किस ऑर्डर का होगा, के टी सी अपॉन वी एफ, इस ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो सेमी सुपर कंडक्टर है आपका, अगर उसकी वैल्यू अगर वो बहुत ज़्यादा आपके पास, अभी हमने क्या क्या वैल्यू निकाली है, एक तो पेनिट्रेशन डेप्थ निकाला है हमने, ठीक है, लैम्डा लॉन्डन पेनिट्रेशन डेप्थ, कोहेरेंस लेंथ निकाल चुके हैं और हमने ये देखा है कि ये किस पे डिपेंड करते हैं, मीन फ्री पाथ पे डिपेंड करते हैं। जो रिलेशनशिप है इनका, वो रिलेशनशिप हम यहाँ पर शो करें अगर, तो इनका जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इनके रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो सुपर कंडक्टर है वो अगर बहुत इम्प्योर होता है, बहुत इम्प्योर होगा तो फिर मीन फ्री पाथ की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो फिर काई इज़ इक्वल्स टू एल की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो काई इज इक्वल्स टू हो जाएगा काई ज़ीरो एल होल रेज टू 1/2, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा एल काई ज़ीरो अपॉन एल होल रेज टू 1/2, तो लैम्डा अपॉन काई जो है इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एल। और ये कहलाता है आपका डर्टी सुपर कंडक्टर लिमिट। और ये जो लैम्डा अपॉन काई है इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल के से। यहाँ पे पेनिट्रेशन डेप्थ लैम्डा और कोहेरेंस लेंथ एज अ फंक्शन ऑफ मीन फ्री पाथ हम शो कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए शो कर रहे हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कि नॉर्मल स्टेट में है। सारे लेंथ यहाँ पे यूनिट काई के ही लिए लिया गया है। यहाँ पे जो कर्व ड्रॉ किया गया है वो काई ज़ीरो इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा एल के लिए ड्रॉ किया गया है। छोटा मीन फ्री पाथ है तो कोहेरेंस लेंथ छोटा है, पेनिट्रेशन डेप्थ बड़ा है। मीन फ्री पाथ की वैल्यू छोटी तो कोहेरेंस लेंथ की वैल्यू जो है वो छोटी और पेनिट्रेशन डेप्थ जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा। और जो रेशियो अगर आपका के लैम्डा अपॉन काई है, ये रेशियो अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पे हमको मिलेगा टाइप
2 सुपर कंडक्टर। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से इम्प्योर मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, अलॉयज़ की बात करते हैं, तो कोहेरेंस लेंथ हमेशा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। काई की वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी काई 0 से। तो जो कोहेरेंस पिपार्ड ने इस कोहेरेंस लेंथ को दिया और कोहेरेंस लेंथ की मदद से हम लोग लॉन्डन इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जान सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो सुपर कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, या जो लिमिट है वो कहाँ तक का होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो फिर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।